ये कहानी एक ऐसे समय की है जब दुनिया भर के न्यूज चैनलों पर एक खबर बार बार दोहराई जा रही है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि एक विशाल कॉमेट जिसका नाम क्लार्क रखा गया है पृथ्वी के करीब आ रहा है। लेकिन अजीब बात यह है कि आसमान से आग की बारिश होने वाली है, फिर भी सरकार और मीडिया इसे एक सामान्य घटना बताकर लोगों को भरोसा दिलाती है कि यह सिर्फ आसमान का नजारा होगा। इसीलिए लोग डरने के बजाय उत्साहित हैं कि कॉमेट को देखना एक जिंदगी भर का यूनिक एक्सपीरियंस होगा, जिसकी कहानियां वो लोग अपनी आने वाली पीढ़ी को सुनाएंगे। कहानी की शुरुआत में फिल्म का लीड कैरेक्टर जॉन गैरेटी दिखाया जाता है। जॉन पेशे से एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है जो बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स बनाता है। वह एक साधारण इंसान है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहता है। उसके घर में पत्नी एलिसन और छोटा बेटा नेथन है। शुरुआत में ही हमें यह भी पता चलता है कि जॉन और एलिसन के रिश्ते पूरी तरह सही नहीं चल रहे हैं। दोनों के बीच दूरी है और हमेशा कुछ न कुछ तनाव बना रहता है, लेकिन एक धागा है जो उन्हें जोड़कर रखता है, उनका बेटा नेथन। नेथन मासूम और प्यारा बच्चा है, लेकिन उसे डायबिटीज है और इंसुलिन के इंजेक्शन पर निर्भर रहना पड़ता है। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है और आगे चलकर यही इस कहानी को और ज्यादा भावुक और खतरनाक बना देता है। अब जॉन अपने पड़ोसियों और दोस्तों के साथ घर पर बीबीक्यू पार्टी रखता है ताकि सभी लोग साथ में इस कॉमेट का नजारा ले सकें। सब लोग नाच गाना, खाना पीना और मस्ती कर रहे होते हैं। सबको यही लगता है कि शाम का सबसे बड़ा आकर्षण होगा कॉमेट क्लार्क को देखना। उसी वक्त जॉन की पत्नी एलिसन जॉन को बियर लाने को कहती है क्योंकि गेस्ट ज्यादा आने वाले हैं। जॉन तभी मार्केट के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुंचकर वह देखता है कि आसमान में सैकड़ों मिलिट्री एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं। यह देखकर जॉन का दिल घबरा जाता है। वह जल्दी से सुपरमार्केट के अंदर जाता है और सामान इकट्ठा करने की कोशिश करता है। तभी उसके पास यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का इमरजेंसी अलर्ट आता है, जिसमें बताया जाता है कि उसे, उसकी पत्नी और उसके बेटे को एक सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए चुना गया है। लेकिन वह इस बात को सीरियस नहीं लेता और सामान लेकर अपने घर की तरफ लौटता है। रास्ते में अब मिलिट्री एयरक्राफ्ट के साथ साथ मिलिट्री टैंक्स भी सड़कों पर उतार दिए जा चुके हैं। अब यह सब देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि न्यूज चैनल ने तो बताया था कि कॉमेट बस एक देखने का आकर्षण होगा। फिर वह जल्दी से अपने घर की तरफ दौड़ता है और अपनी बीवी को बताता है कि उसे एक इमरजेंसी अलर्ट आया है। लेकिन एलिसन उसे बताती है कि न्यूज में इतना कुछ खतरनाक तो दिखाई नहीं दे रहा है, हो सकता है कि वह मॉक ड्रिल हो। जॉन कहता है कि सरकार हमसे कुछ छुपा रही है। अमेरिका के आधे मिलिट्री एयरक्राफ्ट और टैंक्स सड़कों पर आ चुके हैं। तभी वे दोनों लिविंग रूम में उस नजारे को देखने के लिए भागते हैं जिसका बेसब्री से ये सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। हमें पता चलता है कि अब कॉमेट अटलांटिक महासागर में गिरने वाला है, जिसको देखने के लिए न्यूज एंकर्स और सभी गेस्ट्स एक्साइटेड हो जाते हैं। अब कॉमेट अटलांटिक महासागर की ओर गिरता है, लेकिन कोई भी धमाका नजर नहीं आता। सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि अगर कॉमेट गिरा तो धमाका क्यों नहीं हुआ। तभी जॉन का घर बहुत तेजी से हिलने लगता है, जैसे कोई भूकंप आया हो। जॉन घर के बाहर निकलकर देखता है, एक सूखी शांति और फिर तूफानी वेव्स सब कुछ तबाह कर देती हैं। जॉन घर के अंदर भागता है और न्यूज में पता लगता है कि आखिरी वक्त पर कॉमेट ने अपनी दिशा बदल ली है और वह फ्लोरिडा के ईस्ट कोस्ट से जाकर टकराया है। धमाका इतना जोरदार होता है कि सैकड़ों किलोमीटर दूर तक धरती हिल जाती है। जो लोग टीवी पर यह घटना देख रहे होते हैं, उनकी आंखों के सामने इमारतें उड़ जाती हैं, आग का गोला उठता है और लाखों लोग एक ही पल में मौत के मुंह में समा जाते हैं। न्यूज एंकर बताते हैं कि यह कॉमेट कई हजार टुकड़ों से मिलकर बना है, जिसका बस एक छोटा सा टुकड़ा फ्लोरिडा के ईस्ट कोस्ट पर टकराया है और बाकी टुकड़े भी धरती से जल्द टकरा सकते हैं। इसी बीच जॉन को अपने फोन पर फिर से वही इमरजेंसी अलर्ट मिलता है। ये कोई सामान्य मैसेज नहीं, बल्कि सीधा यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की ओर से है। उसमें लिखा होता है कि जॉन गैरेटी और उसके परिवार को तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए चुना गया है और उन्हें दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। ये पढ़कर जॉन हैरान रह जाता है। उसके आसपास खड़े पड़ोसी पूछते हैं कि यह मैसेज किस बारे में है, लेकिन उनके पास ऐसा कोई अलर्ट नहीं आया। तभी पहली बार हमें एहसास होता है कि यह चयन हर किसी के लिए नहीं है। सरकार सिर्फ चुनिंदा और उपयोगी लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। पार्टी में मौजूद हर शख्स सहम जाता है। आसमान गूंज रहा है और धरती कांप रही है। लोग समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी के लिए चेतावनी है। तभी जॉन जल्दी जल्दी अपना परिवार इकट्ठा करता है और एलिसन से कहता है कि हमें तुरंत निकलना होगा। तभी वे लोग गाड़ी से निकलते हैं और सभी पड़ोसी उनसे हेल्प मांगने लगते हैं। जब वह हेल्प के लिए मना कर देता है तो एक औरत उनकी गाड़ी के सामने आ जाती है और उनसे गुहार लगाती है कि अगर उसे नहीं तो उसकी बेटी को उनके साथ ले जाकर उसे बचा ले। लेकिन जॉन जवाब नहीं दे पाता। वह सिर्फ इतना जानता है कि उसके परिवार के पास सरकार की चुनी हुई सुरक्षा योजना का हिस्सा बनने का मौका है और यह मौका गंवाना मौत को गले लगाने जैसा होगा। अब परिवार निकल पड़ता है रॉबिन्स एयरफोर्स बेस की ओर। सरकार ने निर्देश दिया है कि वहीं से विमानों के जरिए सुरक्षित जगह पर ले जाया जाएगा। रास्ते में चारों ओर अफरा तफरी मची हुई है। हजारों गाड़ियां एयरबेस की तरफ दौड़ रही हैं। सड़क पर लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ट्रैफिक जाम है और हर इंसान बस यही चाहता है कि किसी तरह अपने परिवार को बचा ले। जॉन को बार बार अपने फोन पर सरकार की चेतावनियां मिल रही होती हैं। केवल वही परिवार एयरबेस में प्रवेश कर सकते हैं जिन्हें विशेष ग्रीन ब्रेसलेट दिया गया है। जॉन को यह ब्रेसलेट दिया गया है और वह अपने बेटे और पत्नी के साथ गाड़ी में बैठा है। लेकिन जैसे जैसे वे एयरबेस के करीब आते हैं, भीड़ और गुस्सा बढ़ता जाता है। एयरबेस के गेट पर पहुंचते ही उनका सामना सख्त सुरक्षा से होता है। वहां हजारों लोग खड़े हैं जो अंदर घुसना चाहते हैं, लेकिन सैनिक उन्हें धक्का देकर रोक रहे हैं। जॉन और उसका परिवार ग्रीन ब्रेसलेट दिखाकर अंदर जाने में सफल होते हैं, जहां उन्हें बोइंग के बड़े बड़े हवाई जहाज दिखाई देते हैं और उनकी सांसों में एक पल के लिए राहत आती है कि अब वे सुरक्षित हैं। लेकिन यह राहत ज्यादा देर टिकती नहीं।
सुरक्षा चेकिंग के दौरान जॉन को पता चलता है कि उनके बैग में नेथन की दवाइयां और इंसुलिन तो है ही नहीं। वह नेथन से पूछता है तो वह उन्हें बताता है कि शायद इंसुलिन और दवाइयां गाड़ी में ही रह गई हैं। अब जॉन एलिसन को प्लेन में सवार होने के लिए कहता है और वह जल्दी से नेथन की दवाइयां गाड़ी से निकालने के लिए चला जाता है। काफी देर हो जाती है तो एलिसन एक सैनिक से अपने पति के बारे में पूछने लगती है। इसी दौरान सैनिकों को पता चलता है कि नेथन डायबिटीज का मरीज है और वह इंसुलिन पर निर्भर है। अचानक माहौल बदल जाता है। सैनिक कहते हैं कि सरकारी नियमों के अनुसार जिन लोगों को गंभीर बीमारियां हैं उन्हें इस प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे लोग भविष्य में सर्वाइवल मिशन के लिए बोझ साबित होंगे। यह सुनते ही एलिसन का दिल टूट जाता है। वह रोते हुए कहती है कि यह अन्याय है। वह उनके सामने बहुत विनती करती है, लेकिन सैनिक किसी की नहीं सुनते। आखिर में एलिसन कहती है कि अगर आप मेरे बेटे को नहीं जाने दे रहे तो कम से कम मेरे पति को ढूंढ दीजिए, जो शायद अभी तक उस प्लेन में सवार हो चुका होगा। सैनिक मदद करते हैं पर उनको जॉन का पता नहीं मिलता और वो लोग एलिसन और उसके बेटे को मिलिट्री बेस से बाहर निकाल देते हैं। दूसरी तरफ हमें जॉन को दिखाया जाता है जो अभी भी एलिसन और उसके बेटे को ढूंढ रहा है। तभी प्लेन उड़ने वाला होता है और वो उसमें चढ़ जाता है। उसे लगता है कि वो लोग भी किसी दूसरे प्लेन में चढ़ चुके होंगे। तभी एक आदमी उसके हाथ में नेथन की दवाई देख के पूछता है कि तुमको दवाई के साथ प्लेन में किसने चढ़ने दिया, क्योंकि किसी भी बीमार इंसान को प्लेन में एंट्री नहीं है। तब जॉन को समझ आता है कि उसकी पत्नी और बेटा प्लेन में आए ही नहीं है, लेकिन तब तक प्लेन उड़ान भर चुका था। जॉन किसी तरह प्लेन रुकवाता है और उतरने लगता है। तभी सामने से हजारों लोगों की भीड़ मिलिट्री बैरियर्स को तोड़कर बेस के अंदर आ जाती है। ये देखकर सैनिकों को गोलियां चलानी पड़ती हैं, जिससे प्लेन का फ्यूल लीक होने लगता है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और तभी प्लेन में आग लग जाती है। लेकिन जॉन किसी तरह इस हादसे से बचकर बेस से बाहर आ जाता है। एयरबेस से निकाले जाने के बाद कहानी का माहौल और ज्यादा अंधेरा और डरावना हो जाता है। आसमान में बार बार कॉमेट के टुकड़े गिर रहे हैं और हर बार एक नए शहर का नाम तबाही की खबरों में जुड़ रहा है। लोग अब यह समझ चुके हैं कि यह कोई साधारण कॉमेट नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी पर मौत का साया है। जैसे जैसे दुनिया में तबाही बढ़ रही है, इंसानों के बीच का भरोसा, इंसानियत और नैतिकता धीरे धीरे टूटने लगती है। जॉन अपने परिवार को ढूंढने की कोशिश करता है। जॉन चारों ओर दौड़ता है, नाम पुकारता है, लेकिन उसे पत्नी और बेटा कहीं नहीं दिखते। दोनों के बीच कोई संपर्क नहीं रह जाता। वह अपनी गाड़ी के पास जाता है जहां उसे एक नोट मिलता है कि उसकी पत्नी उसके बेटे को लेकर अपने पापा के घर जा रही है। यह देखकर जॉन की सांस में सांस आती है, लेकिन यह जुदाई बेहद भावुक और डरावनी है। क्या ये लोग दोबारा मिल पाएंगे या नहीं? उधर एलिसन अपने बेटे को लेकर अपने पिता के घर जाने का फैसला करती है। उसे लगता है कि अगर सरकार ने हमें नहीं बचाया तो शायद पिता की छत तले वे सुरक्षित रह पाएंगे, लेकिन उससे पहले उसे नेथन के लिए दवाइयों का इंतजाम करना होगा। वह सड़क पर निकल पड़ती है। वह एक सुपरमार्केट में जाती है। वहाँ भी अफरा तफरी मची हुई है। तभी वहाँ गोलियां चलने लगती हैं। किसी के पास खाना नहीं है और सबको यह डर है कि आने वाले कुछ घंटों में हालात और बदतर होंगे, इसीलिए लोग एक दूसरे को मारने में भी नहीं हिचक रहे। एलिसन किसी तरह वहाँ से निकल भागती है और रोड पे लिफ्ट मांगती है। इसी बीच एलिसन एक बहुत बड़ी गलती कर बैठती है। वह मदद की तलाश में एक अजनबी परिवार से लिफ्ट लेती है। शुरुआत में वह परिवार बहुत अच्छा और सहयोगी लगता है। वे कहते हैं कि वे भी किसी सुरक्षित जगह की तलाश में हैं और एलिसन व नेथन को अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनकी असली नीयत सामने आती है। जब उन्हें पता चलता है कि नेथन के पास ग्रीन ब्रेसलेट है तो वे लालच में आ जाते हैं। उस परिवार को लगता है कि अगर वे नेथन का ब्रेसलेट ले लें तो शायद उन्हें भी एयरबेस में जगह मिल जाएगी। दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं। रास्ते में उसे कुछ लोग मिलते हैं जो भाग रहे हैं। इस अफरा तफरी में हर किसी को सिर्फ अपनी जान की पड़ी है। जॉन देखता है कि लोग दवाइयों और खाने पीने की चीजों के लिए एक दूसरे को मारने पीटने लगे हैं। सुपरमार्केट्स लूट लिए जाते हैं, सड़कों पर गाड़ियां छोड़ दी जाती हैं और पुलिस भी हालात संभाल नहीं पा रही। ये देखकर जॉन को समझ आता है कि अब दुनिया सभ्यता के नियमों से बाहर निकल चुकी है। अब जो ताकतवर है वही जिंदा रहेगा। जॉन एलिसन को कॉल करने की कोशिश करता है और अचानक से उसका कॉल लग जाता है और एलिसन उसे बताती है कि वह अपने पापा के घर जा रही है, लेकिन आवाज कट रही होती है। फिर भी जॉन उसी दिशा में निकल पड़ता है। रास्ते में वो एक टेम्पो में लिफ्ट लेता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसके सामने बैठे आदमी को उसका ग्रीन बैंड दिख जाता है और उसकी मांग करने लगता है, लेकिन जॉन बताता है कि बैंड मेरे नाम से रजिस्टर्ड है, तुम्हारे किसी काम का नहीं है। लेकिन वो आदमी लड़ाई करने लगता है और देखते ही देखते छोटी सी मारपीट एक भयंकर लड़ाई में बदल जाती है, जिससे टेम्पो पलट जाता है और कई लोगों की जान चली जाती है। लेकिन जॉन बच जाता है और वो फिर से सड़क पे घूमने लगता है। दूसरी तरफ जॉन का फोन कट होने के बाद कहानी का सबसे डरावना मोड़ आता है। वह अजनबी औरत एलिसन को धक्का देती है और उसके बेटे नेथन को अपने साथ खींच लेती है। एलिसन चीखती है, भागती है, लेकिन गाड़ी तेजी से निकल जाती है और वह सड़क पर अकेली रह जाती है। एक माँ का अपने बेटे से इस तरह छिन जाना उसको अंदर तक हिला देता है। इधर वह कपल नेथन को लेकर मिलिट्री बेस पर पहुंचता है और वे नेथन को धमकी देते हैं कि अगर उसने किसी को सच बताया तो वह अपनी माँ से कभी नहीं मिल पाएगा। वे गाड़ी रोकते हैं और देखते हैं कि हर जगह भीड़ नजर आ रही है। वे भीड़ को साइड करते हुए मिलिट्री बेस के अंदर एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। वे सैनिकों को बताते हैं कि ये नेथन उनका बेटा है और हम इसके माँ बाप हैं। हमारा ब्रेसलेट कहीं खो गया है, लेकिन सबूत के तौर पर हमारे पास नेथन का ब्रेसलेट है। तभी सैनिक नेथन की रोती हुई शक्ल देखता है। तभी नेथन भी सच उगल देता है कि इन लोगों ने मेरी माँ को रास्ते में धक्का दे दिया और मुझे अगवा करके यहाँ लेकर आ गए हैं। सैनिक तभी नेथन को उस कपल से छीन लेता है और कपल को हथकड़ियों में डाल देता है और नेथन को सेफली बेस के अंदर ले जाते हैं।
अब एलिसन बेतहाशा भागती है और उसे कुछ लोग मिलते हैं जो उसे मिलिट्री बेस तक लिफ्ट देते हैं। वह मिलिट्री बेस पहुंचती है और चिल्ला चिल्लाकर सबसे पूछती है कि उसका बेटा कहाँ है। वह बताती है उसके बेटे का नाम नेथन है और उसे कपल ने अगवा कर लिया था, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता। वह मिलिट्री बेस के और अंदर जाती है। वहाँ उसे एक आदमी मिलता है जो उसे बताता है कि उसने उसके बेटे को देखा है। वह उसे मिलिट्री के कई सारे टेंट में ले जाता है, लेकिन नेथन कहीं नहीं मिलता। आखिर में एक टेंट में नेथन उसे दिखाई देता है। दोनों माँ बेटे एक दूसरे को रोते हुए गले लगाते हैं। एलिसन अपने बेटे से माफी मांगती है कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। एक नर्स उसे जाकर बताती है कि आपका बेटा बहुत बहादुर है और वह एलिसन से पूछती है कि वे कहाँ जा रहे हैं। एलिसन बताती है कि वे अपने पापा के घर जा रहे हैं, तो नर्स उनकी हेल्प के लिए उनके बैग में बहुत सारी दवाइयाँ और सप्लाईज डाल देती है और बताती है कि एक मिलिट्री बस इस ओर जा रही है, हम आपको वहां छुड़वा देंगे। ये सुनकर वह नर्स को गले लगा लेती है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मूवी का माहौल बेहद गहरा और भावुक हो जाता है। एक तरफ जॉन अकेला और घायल है जो अपनी पत्नी और बेटे से मिलने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ एलिसन और नेथन भी अभी तक पूरी तरह सेफ नहीं है और आसमान में हर गुजरते मिनट के साथ कॉमेट के और टुकड़े गिरते जा रहे हैं। धरती के हिस्से तबाह होते जा रहे हैं। जॉन जैसे तैसे एलिसन के पिता के घर पहुंचता है और वहां देखता है कि एलिसन और उसका बेटा अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं। अब एलिसन का पिता और जॉन घबरा जाते हैं, कॉल करने के लिए भागते हैं और इधर हम एक मिलिट्री बस को इलाके में आते हुए देखते हैं। उसमें से एलिसन और नेथन निकलते हैं। निकलने के बाद एलिसन एक लोकल फोन बूथ से जॉन को कॉल करती है। तभी जॉन और उसके पिता उन दोनों को लेने के लिए भागते हैं और आखिरकार यह परिवार इकट्ठा हो जाता है। लेकिन यह खुशी बस कुछ देर की ही थी। आसमान में बार बार आग के गोले चमक रहे हैं। हर जगह तबाही और मौत की खबरें हैं। वैज्ञानिक अब खुलकर कह रहे हैं कि यह कॉमेट पृथ्वी से टकराने वाला है और उसके टकराने से पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। खबरें बताती हैं कि कॉमेट का सबसे बड़ा टुकड़ा कुछ ही घंटों में यूरोप के पास अटलांटिक महासागर में गिरेगा और उस टक्कर से जो धमाका होगा वह डायनासोर के विनाश जैसा होगा। पूरी पृथ्वी पर आग का तूफान और भूकंप की लहरें उठेंगी। ये सुनकर लोगों में दहशत और बढ़ जाती है। एलिसन के पिता जॉन से नाराज हैं क्योंकि जॉन ने किसी दूसरी औरत के साथ उसकी पत्नी एलिसन को चीट किया था, लेकिन जॉन उन्हें विश्वास दिलाता है कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा और वह उसकी पत्नी और बेटे का हमेशा ख्याल रखेगा। एलिसन का पिता कहता है कि उसे उस क्लासिफाइड जगह के बारे में पता है जहां पर वे ग्रीन बैंड वाले चुने हुए लोगों को लेकर जाने वाले हैं। वह बताता है कि सरकार ने ग्रीनलैंड में बंकर बनाए हैं और तुम लोगों को वहां पर जाना होगा। उसके अलावा अब कोई जगह नहीं बची है। सरकार ने सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही बचाने का फैसला किया है। एलिसन अपने पिता को भी तैयार होने को कहती है, लेकिन वह बड़े प्यार से कहते हैं कि तुम लोग नेथन को लेकर निकलो, मैं यहाँ रहूंगा, लेकिन तुम्हें कोशिश करनी होगी कि किसी तरह ग्रीनलैंड पहुंच सको। वहाँ एक विशाल भूमिगत बंकर बनाया गया है और वही शायद इस विनाश से बचने की आखिरी जगह है। यह सुनकर एलिसन रो पड़ती है। वह अपने पिता को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन उसके पिता उसे समझाते हैं कि माँ बाप का असली फर्ज यही है कि बच्चे बचें, चाहे उनकी अपनी जान क्यों न चली जाए। अब जॉन, एलिसन और नेथन ग्रीनलैंड पहुंचने की तैयारी करते हैं, लेकिन यह कोई आसान सफर नहीं है। जैसे ही वे निकलते हैं हालात और बेकार हो जाते हैं। आसमान पूरा आग का गोला बन चुका है जो किसी भी समय धरती को राख बना सकता है। रास्ते में पेट्रोल की किल्लत है, सड़कों पर लाशें हैं, गाड़ियां छोड़ दी गई हैं और लोग पागलपन की हद तक पहुंच चुके हैं। वे कई बार लुटेरों से बचते हैं, कई बार छिपकर गुजरते हैं और कई बार खुद को समझाते हैं कि हिम्मत नहीं हारनी। रास्ते में छोटे छोटे इंसुलिन के इंजेक्शन नेथन को बचाए रखते हैं, लेकिन यह भी सीमित है। तभी उनको रेडियो पे पता चलता है कि अभी वे जिस हाईवे पर सफर कर रहे हैं वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे कॉमेट गिरने की संभावना है। जल्दी से जल्दी एक सेफ शेल्टर ढूंढें। अगले ही पल आसमान से आग की बारिश होने लगती है। हजारों कॉमेट एक साथ हाईवे को हिट करते हैं। चारों तरफ कोहराम मच जाता है। जॉन अपने परिवार के साथ जैसे तैसे रास्ता बनाकर एक हाईवे के नीचे शेल्टर लेता है और एक आदमी की मदद भी करता है। रात हो जाती है। थोड़ा माहौल शांत होने के बाद आखिरकार उन्हें पता चलता है कि कुछ प्राइवेट पायलट्स और उनके विमान ग्रीनलैंड की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वे लोग भी उसी तरफ निकल पड़ते हैं। तभी एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट में बताया जाता है कि सुबह के 8 बजे एक फुटबॉल स्टेडियम से भी बड़ा कॉमेट ईस्टर्न यूरोप से टकराएगा और ये कॉमेट उस कॉमेट से भी कई गुना ज्यादा बड़ा और भयंकर होगा जिसने डायनासोर की सारी प्रजाति को मिनटों में खत्म कर दिया था। ये सुनकर सब हक्के बक्के रह जाते हैं क्योंकि शायद वे लोग इस समय से पहले ग्रीनलैंड के उस बंकर तक न पहुंच पाए। पर एलिसन जॉन को दिलासा देती है कि वे लोग थोड़ा जल्दी करेंगे तो बच जाएंगे। वे लोग पूरी रात सफर करके एयरपोर्ट पहुंचते हैं और देखते हैं कि सिर्फ 2 ही प्लेन हैं और एक उड़ान भर चुका है और दूसरा रनवे पे आ चुका है। वह सारी ग्रिल्स तोड़कर गाड़ी सीधा रनवे पे प्लेन के सामने लगा देता है और प्लेन रुक जाता है। थोड़ी बहस के बाद उन लोगों को प्लेन में जगह मिल जाती है, लेकिन कॉमेट आने में बस कुछ ही घंटे बाकी हैं और वे लोग अभी ग्रीनलैंड से बहुत दूर हैं। ये सब सोचते सोचते जॉन की आंख लग जाती है। वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ बिताए हुए सारे अच्छे पलों को याद करता है। क्या पता ये उनकी आखिरी मुलाकात हो। इतने में सुबह हो जाती है और कॉमेट गिरने में बस 10 मिनट बाकी हैं। तभी प्लेन जोर जोर से हिलने लगता है। सब लोग बाहर देखते हैं कि कॉमेट आ चुका है। पायलट प्लेन का कंट्रोल खो देता है और प्लेन एक आइसबर्ग से जाकर टकरा जाता है। तभी जॉन देखता है कि वो ग्रीनलैंड में है और बंकर बस कुछ ही दूरी पर है। वो सबको लेके वहां के लिए निकल जाता है। ये सफर भी डरावना है। चारों तरफ राख का मलबा उड़ रहा है। हर पल खतरा मंडरा रहा है कि कहीं कोई टुकड़ा उनको आकर न मार दे। लेकिन वे ग्रीनलैंड के बंकर तक पहुंच जाते हैं। वहां जमीन पर पहले से ही भगदड़ मची है। हजारों लोग बंकर की ओर दौड़ रहे हैं। सैनिक उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और आसमान में कॉमेट के टुकड़े लगातार बरस रहे हैं।
जॉन, एलिसन और नेथन भीड़ को चीरते हुए बंकर की ओर भागते हैं। सैनिक उन्हें रोकते हैं, लेकिन जॉन पूरी ताकत से विनती करता है कि उनके पास ग्रीन ब्रेसलेट था, बस सिस्टम की वजह से उनसे छीन लिया गया था। वह चिल्लाता है कि उसके बेटे को डायबिटीज है और यह उनका आखिरी मौका है। सैनिकों को भी समझ आता है कि अब समय बहुत कम है। धमाकों की गूंज बढ़ रही